एक्सीडेंट होने पर कितना क्लेम मिलता है। आज के वीडियो में हम दो प्रकार के क्लेम पर चर्चा करेंगे। एक क्लेम होता है फिक्स क्लेम, नो फॉल्ट क्लेम, जिसको हम कहते हैं धारा 164 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत इसको बताया गया है। और दूसरा क्लेम होता है अनलिमिटेड क्लेम, मतलब उसकी अपर कोई लिमिट नहीं होती है। वो धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत परिभाषित किया गया है। इन दोनों प्रकार के क्लेमों पर हम आज चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ जजमेंट्स हैं महत्वपूर्ण, और इसका एक सरल फार्मूला, आप लीड और कलम लेकर बैठ जाएं, इतना सरल फार्मूला मैंने इसमें लिख के तैयार किया हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो हमारा बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है सर। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। अब आपको मैं आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा सर। जैसा कि आप जानते हैं, हर वीडियो की एक डिजिटल ई बुक में तैयार करता हूं, उसमें तमाम सामग्री, तमाम मैटर लिखा हुआ रहता है, और उसके अंदर से जानकारी देने का मकसद यही रहता है कि आप उससे परिचित भी हो जाएं। और यदि आपको रिटर्न में उस डॉक्यूमेंट, उस डिजिटल ई बुक की आवश्यकता महसूस हो, तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दी गई है। आइए सर, लेट्स गो। सबसे पहले हम इसकी कानून और धाराओं को समझ लेते हैं। धारा 164 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत नो फॉल्ट क्लेम, मतलब आपको बिना लापरवाही साबित किए मुआवजा इसमें आपको मिलता है। कितना मिलता है सर इसमें? मृत्यु होने की दशा में 5 लाख रुपए और गंभीर चोट होने की दशा में 2.5 लाख रुपए। यहां पर एक फिक्स आंकड़ा हो चुका है। आप यहां पर अनलिमिटेड मुआवजा नहीं ले सकते, यह आपको ध्यान रखना है। यदि आप क्लेम याचिका 164 के तहत लेकर जाते हैं तो ये फिक्स क्लेम आपको दिया जाएगा। 2019 के बाद संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है मोटर यान अधिनियम में, और 2022 से लागू हो चुका है। तो एक तो हो गया सर हमारा ये धारा 164 का नो फॉल्ट क्लेम, लेकिन लिमिटेड 5 लाख और 2.5 लाख। अब दूसरा आता अनलिमिटेड, मतलब आप इसके तहत मतलब इसमें आपको लापरवाही साबित करना पड़ेगी। पहले वाले में आपको लापरवाही साबित करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको लापरवाही साबित करना पड़ेगी। और यदि आप लापरवाही साबित कर देते हैं, जैसे कि आप आय और उम्र और मल्टीप्लायर, भविष्य की संभावनाएं और मेडिकल खर्च के आधार पर, तो आपको असीमित अनलिमिटेड मुआवजा प्राप्त हो सकता है। इसमें आपको करोड़ों में भी मुआवजा प्राप्त हो सकता है, लाखों में भी प्राप्त हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपके सामने दो प्रकार के क्लेम मैंने सर बताया। एक धारा 164 के तहत लिमिटेड और फिक्स क्लेम, इसको नो फॉल्ट क्लेम कहते हैं। इसमें लापरवाही साबित करने की जरूरत नहीं, मृत्यु होने पर 5 लाख, गंभीर चोट होने पर 2.5 लाख। इसी प्रकार से धारा 166 के तहत आपको साबित करना होगा सामने वाले की कि इसके द्वारा अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर हमें दुर्घटना कारित की गई है, उसको धारा 166 में बताया गया है, इसको अनलिमिटेड बताया गया है सर। तो दोनों प्रकार के क्लेम की मैंने आपको जानकारी दी है। अब यहां पर मैं आपको एक्सीडेंट होने पर कितना क्लेम मिलता है, इसी के संबंध में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, जो मैंने आपको बताया वो इसमें मैंने डिजिटल ई बुक में रिटर्न में भी लिख के रखा है। इसमें क्लेम मिलने के दो मुख्य कानूनी तरीके, दोनों सर मैं आपको बता चुका हूं। एक में लापरवाही या गलती साबित नहीं करनी पड़ती है, और दूसरे में लापरवाही और गलती आपको साबित करना पड़ती है। और इसमें जो दूसरा है 166 के तहत, इसमें नो अपर लिमिट, मतलब कोई सीमा नहीं है इसमें, या लाखों या करोड़ों रुपए तक का क्लेम आपको मिल सकता है। अब इसमें हम थोड़ा सा ही देख लेते हैं सर, जो मैंने आपको बताया था कि यदि आपने नो फॉल्ट क्लेम लिया है तो आपको इन सूत्र फार्मूलों का कोई जरूरत नहीं है। आपको ना कोई आपको अदालत में केस लड़ना है, ना कोई आपको साबित करना है, वो नो फॉल्ट में आपका आ जाएगा, फिक्स क्लेम मिल जाएगा। लेकिन यदि आप दूसरा क्लेम लेना चाहते हैं, अनलिमिटेड क्लेम जिसको कहते हैं, जिसमें नो लिमिट है, आपके साबित करने के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसका एक सरल फार्मूला मैंने इजाद किया है। यदि आपके पास लीड और कलम है तो आप इसको नोट कर लें, बेहद सरल और आसान है। मुख्य सूत्र आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिजिटल ई बुक के अंदर मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेशन फार्मूला। कुल मुआवजा इजिकल टू वार्षिक आय माइनस व्यक्तिगत खर्च प्लस भविष्य की संभावना। ये तीनों चीजें हो गई। सबसे पहले वार्षिक आय निकाली, उसके बाद उनका जो व्यक्तिगत खर्च था वो उसमें से माइनस किया, और प्लस भविष्य की संभावना इसमें जोड़ दी। अब जो रिजल्ट निकल कर आया उसमें गुणा करना मल्टीप्लायर का, जो मल्टीप्लायर का गुणा करा, उसके बाद प्लस उसमें आपको जोड़ना है पारंपरिक मदें जो फिक्स होते हैं लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। उसके बाद पारंपरिक मदें क्या होता है सर, जैसे कि कंस्टोरियम, शवधा आदि, और प्लस उसके बाद इसमें जोड़ेगा इलाज
और मेडिकल का व्यय, मतलब जितने भी दवाई गोली आपने मेडिकल स्टोर से खरीदी है, तो मेडिकल स्टोर के द्वारा जो बिल दिए गए, इंजेक्शन, गोली, बाटल, जो भी आपने खरीदा है, ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल, डाइजिन की गोली, जो भी आपने खरीदा है, सारे बिल पर्चे आपको उसके साथ लगाना होंगे। और आप हॉस्पिटल में कितने दिन भर्ती रहे उसका एक फाइनल बिल दिया जाता है, फाइनल स्टेटमेंट हॉस्पिटल के साथ, वो इसमें अतिरिक्त जोड़ दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सरल फार्मूला है सर जो मैंने आपको बताया। एक बार फिर आप देख लें, कुल मुआवजा इजिकल टू वार्षिक आय माइनस व्यक्तिगत खर्च प्लस भविष्य की संभावना, ये आपका हो गया। फिर इसमें गुणा करना मल्टीप्लायर का, जो आएगा उसमें आपको जोड़ना है पारंपरिक मदें, जैसे कि कस्टोरियम, सौदा आदि, 15,000, 40,000, 15,000। ये सरला वर्मा 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 का। यही दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, यही वो मूल आधार है जिनमें वो तालिकाएं भी दी गई हैं और सारी डिटेल जानकारियां दी गई हैं। इनके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, 4 तालिकाओं के ऊपर स्पेशल, हाँ मेरे चैनल पर अपलोडेड है वो वीडियो। 3-4 तालिकाओं के बगैर एक्सीडेंट क्लेम नहीं निकाला जा सकता। इसमें भी मैंने सरल उदाहरण शामिल किए हैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि आय की कटौती और भविष्य की संभावना। ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसी का एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूं कि मृतक की वार्षिक आय, जैसे कि वेतन भोगी है, पे स्लिप है या फॉर्म 16 के अनुसार जो भी उनकी शुद्ध आय है वो मानी जाएगी। अगर वो व्यवसायी है और कोई अन्य कार्य करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, या खुद की छोटी मोटी दुकान है, किराने की दुकान है, पान की गुमठी है, या बड़ी दुकान है, जो भी हो, तो उनकी कोई फिक्स सैलरी तो होती नहीं है सर। तो वो स्थिति में इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR, बैंक स्टेटमेंट या श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी पर उनकी काल्पनिक आय को निकाला जाएगा। तो ये तो हो गया सर मृतक की वार्षिक आय, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा हो गया व्यक्तिगत खर्च की कटौती। ये किस प्रकार से की जाएगी, तो इसमें देखा जाएगा सर विवाहित है कि वो व्यक्ति अविवाहित है, शादीशुदा है कि कुंवारा है, ये दोनों चीजें बड़े मायने रखाती हैं। यदि मृतक शादीशुदा है और उसके ऊपर 2 से 3 सदस्य आश्रित थे, मतलब वो जो कमाई करके लाता था तो उसके परिवार में 2 या 3 सदस्य थे, उनके ऊपर वो पैसे खर्च करता था। तो यदि 2 सदस्य हैं या 3 सदस्य हैं तो 1/3 हिस्सा काटा जाएगा काय में से जो वार्षिक आमदनी आपने निकाली है, 33.33%। दूसरा, यदि उसके ऊपर 2 या 3 से हटके 4 या 6 सदस्य आश्रित हैं, डिपेंड है उसके ऊपर, जिनका खाना खर्चा वही चलाता है, स्कूल की फीस, दवाई, कपड़े, इलाज, भरण पोषण, कपड़े, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड है, जो भी लाता है कमा के उन पर खर्च करता है। उनकी संख्या 4 से 6 है, तो 1/4 हिस्सा उसमें से काटा जाएगा, मतलब 25% काटा जाएगा। ये कौन सा खर्चा है, जो वो स्वयं के ऊपर खर्च करता, ये मूल आमदनी से हम माइनस करेंगे। ये तालिका दी गई है सर, ये कहां पर दी गई है मैं आपको बता दूं, सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऐतिहासिक फैसला, उसमें ये तालिका दी गई है, वहीं से मैंने ली है। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर तालिकाओं के साथ पूरा वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। चुटकियों में निकालना सीखें एक्सीडेंट क्लेम केस का मुआवजा, इस प्रकार के टॉपिक पे उसमें पूरी फार्मूले तालिका दी। तकरीबन 4 या 5 वीडियो इसी फार्मूले के ऊपर मैंने, मतलब एक्सीडेंट क्लेम कैसे निकाला जाएगा, उसी पर अपलोड किए। लेकिन इस वीडियो में मैं उनसे अतिरिक्त आपको जानकारी दे रहा हूं। अब इसमें यदि 6 से अधिक आश्रित हैं तो 1/5 हिस्सा काटा जाएगा, 20% काटा जाएगा। अब यदि वो मरने वाला कुंवारा है, उसकी ना तो शादी है ना कोई बच्चे हैं, तब क्या होगा, तब उसकी आय का 1/2 हिस्सा 50% काटा जाएगा, स्वयं के व्यक्तिगत खर्चे के रूप में काटा जाएगा। ये कैसे अप्लाई होगा अब हम आगे देखते हैं। भविष्य की संभावना, ये तो काटने का मसला आ गया सर। अब हम उसकी जो भविष्य की संभावना, ये जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी से ये सिद्धांत लिया गया है, 2017 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट है सर, लैंडमार्क जजमेंट। यदि मृतक घायल की उम्र के आधार पर उसकी आय में निम्नलिखित प्रतिशत जोड़ा जाता है, इसमें किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, यदि मृतक की उम्र 40 वर्ष से कम आयु है उसकी और स्थायी नौकरी है तो 50% की वृद्धि की जाएगी। काय में की जाएगी सर, जैसे कि 5,000 रुपए महीना आमदनी है तो 12×5 60,000 रुपए हो गए, 60,000 का 40% निकाला जाएगा, वो उसमें जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद ये जो खर्चे की कटौती हमने जो निकाली है वो उसमें से माइनस की जाएगी। दूसरा है, यदि 40 वर्ष से कम आयु है और वो अस्थायी आय है उसकी, तो 40% की वृद्धि की जाएगी। दोनों में डिफरेंस है सर, परमानेंट जॉब और अस्थायी जॉब, दोनों में प्रतिशत अलग अलग है। स्थायी नौकरी पे 50% की वृद्धि है और स्वयं नियोजित या अस्थायी आमदनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो 40% की वृद्धि की जाएगी 40 वर्ष से कम आयु होने पर। अब यदि इसी मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच में है
और वो स्थायी नौकरी वाला है तो 30% की वृद्धि उसकी वार्षिक आमदनी में मानी जाएगी। यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 25% की वृद्धि मानी जाएगी। 50 से 60 वर्ष की आयु होने पर स्थायी नौकरी है उसकी 15% वृद्धि मानी जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 10% की वृद्धि उसकी मानी जाएगी। इसी प्रकार से 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर भविष्य की संभावना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का लाभ शून्य होगा, नहीं माना जाएगा। यह तो एक बेसिक सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, मूल सिद्धांत। अब उम्र के अनुसार मल्टीप्लायर तालिका को भी सर थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्योंकि क्या है कि इन्हीं तालिकाओं का इस्तेमाल होगा जो सरल उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। अब सहचारी की जो कटौती है वो सरला वर्मा से ही ली गई है। सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट से। और ये तालिका जो गुणक तालिका है ये भी सरला वर्मा के केस से ली गई है। ये किस प्रकार से लागू होगी मैं आपको बता दूं। यदि मृतक की आयु 15 से 20 वर्ष के बीच है तो उसमें 18 का गुणक लागू होगा। 20 से 25 वर्ष है तो 18 का गुणक लागू होगा। 31 से 35 वर्ष है तो 16 का गुणक लागू होगा। 36 से 40 वर्ष के बीच उसकी आयु है तो 15 का गुणक लागू होगा। 41 से 45 वर्ष के बीच उसकी आयु है तो 14 का गुणक लागू होगा। और 46 से 50 वर्ष के बीच आयु है तो 13 का गुणक लागू होगा। 51 से 55 वर्ष के बीच आयु है तो 11 का गुणक लागू होगा। 56 से 60 वर्ष है तो 9 का गुणक लागू होगा। 61 से 65 वर्ष के बीच आयु है 7 का गुणक लागू होगा। और 65 वर्ष 65 वर्ष से अधिक है तो 5 का गुणक लागू होगा। तो ये जो तालिका दी गई है इसी में उसके आयु के हिसाब से हम उसमें गुणा करेंगे। ये आपको मैंने बता दिया, इसमें लिख दिया। पारंपरिक मदें जो कस्टोरियम हम जोड़ते हैं इसमें, जैसे कि 40,000 रुपए प्रति आश्रित पति पत्नी बच्चे और माता पिता। हालांकि जो प्रणय सेठी 2017 का जो लैंडमार्क जजमेंट है उस जजमेंट के पैरा क्रमांक 68 के पैरा क्रमांक 8 में सिर्फ पत्नी को ही कंस्टोरियम खर्च देने के बारे में बताया गया था। लेकिन मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध नानूराम 2008 का एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया। उसमें इसी प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट में जो सिर्फ पत्नी को दिया था उसका विस्तार करते हुए उसमें बच्चे और माता पिता को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन मूल सिद्धांत प्रणय सेठी के ही लागू होंगे। इसी प्रकार प्रणय सेठी भी जो लाया गया है ये सरला वर्मा 2009 के केस के विस्तार को करते हुए लाया गया है, क्योंकि सरला वर्मा में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जो बेरोजगार थे या जिनकी सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। तो इस आवश्यकता को देखते हुए ये जजमेंट में ऐतिहासिक सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पारित किए गए और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 में उसका विस्तार किया गया। और 2017 प्रणय सेठी का विस्तार किया गया मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। तो ये तमाम चीजें मिलाकर हमारे सामने होती हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें हर 3 साल में 10% की वृद्धि का भी सिद्धांत इसमें बताया गया है प्रणय सेठी 2017 में। अब हम समझ लेते हैं पारंपरिक मदों को कि 40,000 रुपए प्रति आश्रित पति पत्नी बच्चे और माता पिता। दूसरा आएगा सर अंतिम संस्कार का व्यय है 15,000 रुपए और संपत्ति की हानि है 15,000 रुपए। और नोट में इसमें लगा दिया है नीचे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पारंपरिक मदों की राशि में प्रति 3 वर्ष में 10% वृद्धि का प्रावधान है। आप ध्यान से सुनते चलिए। इसके बाद आता है सर हमारा इलाज एवं अन्य व्यय। ये हर व्यक्ति का अलग अलग होगा सर। किसी का इलाज में कम खर्च हुआ है, किसी का ज्यादा खर्च हुआ है, किसी के 25 लाख हुए, किसी के 5 लाख हुए, किसी के 2,000 हुए। तो जिसका जैसा हो उस हिसाब से इसमें जोड़ा जाएगा। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि अस्पताल के मूल बिलों और डिस्चार्ज समरी के अनुसार पूर्ण राशि इसमें आपको लिखना है। इलाज के दौरान अटेंडेंट जो देखभाल करने वाला है उसका खर्च, पौष्टिक आहार एवं परिवहन खर्च, ये सब देखा जाएगा। एक हंसराज विरुद्ध मुकेश 2026 का सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 100% डिसेबिलिटी आ गई थी। 2 अटेंडर का खर्चा दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम के लिए, और तकरीबन 58 लाख का उसमें मुआवजा दिया गया। इसी पे मेरे चैनल पर अभी तकरीबन 20 दिन या 25 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है। उस साइटेशन पे भी अपलोड किया है, उसमें पूरे सिद्धांत फैक्ट मैंने बताए। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि उसका बताया हुआ तमाम मैटर और सामग्री आपको रिटर्न रूप में भी चाहिए तो उसकी डिजिटल ई बुक भी मैंने तैयार करके उसी वीडियो के नीचे लिंक उसकी दे दी गई है, आप वहां से उसको खरीद भी सकते हैं। अब हम देखते हैं सर इलाज का खर्चा हो गया, इलाज के दौरान अटेंडर का खर्चा हो गया। अब ये जो सभी चीज मैंने बताई है एक सरल उदाहरण से मैं आपको और समझा देता हूं कि मान लीजिए 30 वर्ष के संजय की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसकी मासिक आय 15,000 थी और घर में पत्नी व एक बच्चा, मतलब 2 डिपेंड उस पे थे। तो वार्षिक आय 15,000 गुणित 12 तो 1,80,000 हो गया।
भविष्य की संभावना है जो हमने तालिका भी आपको बताई उस हिसाब से 40% निकालकर 1,80,000 में 72,000 रुपए जोड़ दिए तो 2,52,000 हो गया। निजी खर्चे की कटौती जो तालिका भी मैंने आपको बताई थी ऊपर इसी के अंदर लिखी हुई है, जस्ट अभी आपको बताई थी, 1/3 उसमें से घटाया जाएगा। 2,52,000 में से 84,000 रुपए घटाने पर 1,68,000 रुपए वार्षिक क्षति निकली। अब यहाँ पर मल्टीप्लायर का गुणा लागू किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता दूं कि भविष्य की संभावनाएं हमने इसमें जोड़ दी और निजी खर्च की कटौती हमने इसमें कर दी। ठीक है सर, बिल्कुल। अब मल्टीप्लायर की तालिका जो जस्ट मैंने आपको अभी बताई थी उसके अनुसार इसका गुणा होगा इसमें 30 वर्ष की उम्र हेतु 17 का गुणा इसमें किया गया है। मैं थोड़ा सा तालिका को देख लेता हूं सर, ऊपर 17 का क्या गुणा है। हम लौट चुके हैं सर। थोड़ा सा तालिका को मैंने एक बार और टैली किया, जो मेरे पास रजिस्टर में नोट था उस रजिस्टर से मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने सारी तालिकाएं नोट करके रखी हैं इसमें, उसी से एक बार मिलान कर लिया मैंने। एक पॉइंट उसमें छूट गया था उसको मैंने एडजस्ट कर लिया। हमने इसमें जो उम्र निकाली है तो उम्र के हिसाब से इसमें 17 का गुणक लागू होगा तो 1,68,000 गुणित 17 हम करेंगे तो 28,56,000 रुपए इसमें आएगा। अब इसमें कुल देय मुआवजा जो होगा 29,26,000, साथ ही 6% से 9% वार्षिक ब्याज इसमें अलग से जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पारंपरिक मदे इसमें जोड़ दिया 70,000 रुपए, जिसमें कंस्टोरियम प्लस शवधा का इसमें हमने ऐड कर दिया। हर 3 साल में इसमें जो है कि 10% की वृद्धि होगी। जैसे कि 2017 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये नवा साल लागू होने में 1 साल घट रहा है, 2-3 साल पूरे हो चुके हैं तो 20% की वृद्धि उसमें ऐड होकर आपको मिलेगी। 1 साल बाद 20 की बजाय 30% की वृद्धि उसमें की जाएगी प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के अनुसार। अब इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले जो मैंने आपको बताए, सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम, सर इसको मैंने ये हाईलाइट कर दिया। एक राष्ट्रीय बीमा कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी, इसको हाईलाइट कर दिया, इसमें लिखा हुआ है। और अंत में सर इसमें नोट है ये कि मुआवजे की गणना सही चार्ट और नियमों के अनुसार कोर्ट में प्रस्तुत करना ही एडवोकेट की असल कुशलता है। यदि आप क्लेम याचिका की ड्राफ्टिंग, कैलकुलेशन शीट और रेडी टू यूज कोर्ट फॉर्मेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी ई बुक लिखित बुक का अध्ययन आप कर सकते हैं। बुक का डाउनलोड लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। तो ये वीडियो की सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और अब मैं आपको इस डिजिटल ई बुक से सर थोड़ा परिचय करा देता हूं। हालांकि आपने देख लिया सारी जानकारी मैंने इसी में से दी है। इसमें समथिंग 250-300 के समथिंग इसमें प्रश्न हैं और ये वीडियो का टाइटल है और यही ई बुक का भी टाइटल है। एक्सीडेंट होने पर कितना क्लेम मिलता है, जानिए मुआवजे की गणना का तरीका, MBA सेक्शन 166। इसी टॉपिक पे 3-4 वीडियो और बनाए मगर वो कुछ अलग तरीके से, इसमें कुछ मैंने आपको अलग जानकारी दी है। और काफी व्यूअर्स का कहना है कि जो मैं डिजिटल ई बुक बनाता हूँ तो इसको पेपर बैग के रूप में मैं अपलोड करूं छापने के लिए और छप के वो आपके घर आए, तो वो सुविधा भी सर मैंने चालू कर दी है। अति शीघ्र मैं आपके लिए वो सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात की जानकारी बता दूं कि सबसे सस्ता, सरल और सुंदर रास्ता मैंने आपके लिए मात्र 299 रुपए में निकाला है। ये डिजिटल ई बुक आपको तुरंत प्राप्त हो जाती है, कोई डिलीवरी खर्च नहीं, कोई प्रिंटेड खर्च नहीं, कोई GST नहीं, कोई टैक्स नहीं, बिल्कुल आपको तुरंत आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाता है। जैसे आप भुगतान करते हैं 299 रुपए का तो इसका PDF आपको प्राप्त हो जाता है 299 रुपए मात्र में। लेकिन जब यही बुक छपेगी, हालांकि पृष्ठ संख्या में फर्क रहता है, जैसे कि ये एक विशेष मुद्दे पे मैंने आपको बनाई है, 200 के समथिंग 250 के समथिंग इसमें प्रश्न हैं। लेकिन जब वो पेपर बैग बुक जब मैं बनाऊंगा तो उसमें समथिंग 800 के समथिंग प्रश्न होंगे और वो आपको 3,000 रुपए में सर पड़ेगी। मैं आपको बता दूं उसमें प्रिंटिंग का चार्ज, डिलीवरी का चार्ज और GST और टैक्स, अदर टैक्स, तमाम प्लेटफॉर्म टैक्स, सब कुछ उसमें सर शामिल रहता है। इस वजह से उसकी कीमत इतनी हो जाती है। पहले भी मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन काफी व्यूअर्स का ये कहना है कि आप तो उसको उपलब्ध कराएं, तो सर मैंने उपलब्ध करा दी है। उसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। एक बुक का अभी मेरे पास अप्रूवल आ चुका है, ISBN नंबर जिसको कहते हैं। अभी मैंने शुरुआत की है सर मोटर यान अधिनियम से, भाग 1 और भाग 2 से, और जैसा भी होगा नेक्स्ट भाग 2 या भाग 3 भी मैं उसकी आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा जहां तक संभव होगा। और साथ ही इसके बाद फिर जो है कि सिविल प्रक्रिया संहिता पे मैं आऊंगा, वसीयत पे मैं आऊंगा, और अभी तक जितनी भी मैंने डिजिटल ई बुक्स बनाई हैं उनका ही डेवलप रूप में बुक में आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। तो उसमें समथिंग 750-800 के समथिंग उसमें प्रश्न रहेंगे, मैं आपको बता दूं, और 3,000 रुपए के समथिंग उसकी कीमत रहेगी। 3,000 रुपए उसकी कीमत रहेगी। ये आपको जैसे आप भुगतान करेंगे तो ये ऑर्डर पे छप के आएगी सर आपके पास, मैं बता दूं आपको, ऐसे प्राप्त नहीं होगी। जब भी आप जमा कराएंगे वहां उस प्लेटफॉर्म पे तो वो खुद छाप कर आपके पास भेज देंगे।
ये सुविधा अब मैं अति शीघ्र चालू करने वाला हूं और उसकी भी लिंक मैं वीडियो के नीचे आपको देना चालू कर दूंगा। कई व्यूवर्स के सामने पीडीएफ को लेकर भी प्रॉब्लम है, तो वो समस्या भी मैं आपकी हल करने में लगा हुआ हूं। अति शीघ्र मेरी वेबसाइट पर ऑल इंडिया के तमाम एडवोकेट्स के लिए ये सुविधा मैं चालू करने वाला हूं कि वो कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए परेशान होते हैं कि हमें साइटेशन कहाँ से ढूंढे, कहाँ से मिले। कई व्यूवर्स मुझसे भी कहते हैं, तो आपको मेरी वेबसाइट पर सर वो तमाम साइटेशन प्राप्त हो जाएंगी। 1836 से लेकर वर्तमान तक जितने भी पुराने से लेकर अभी तक प्रकरण है, खास खास जो रिलेटेड हैं, वो मेरा पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है कि आपको मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाए। वो सुविधा भी जैसी चालू होगी मैं उसकी लिंक भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब हम इससे परिचित हो लेते हैं। इसमें एक लगाए 217 धाराएं दी हुई हैं सर, और यह अध्याय एक लगायत इसमें जो है कि 10 तक धाराओं के संबंध में जानकारी दी गई है। 12 और यहाँ से अध्याय 16 से कुछ मेरे द्वारा इन पे वीडियोस भी बनाए गए हैं। धारा एक क्या कहती है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं, मोटर व्हीकल 1988 क्या कहता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम में कितना समय लगता है, अगर कोई मेरी बाइक चला रहा और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है, और क्या दुर्घटना के 1 महीने बाद बीमा का दावा कर सकता हूँ। और 22वां अध्याय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत क्या अपराध है, चालान से कैसे बचें, और इसी प्रकार से एमएसटी कोर्ट में दुर्घटना क्लेम फॉर्म कैसे भरें, धारा 166 के 24 कलम, साथ में शपथ पत्र, दस्तावेज सूची, पूरे ड्राफ्ट, स्पेशल वीडियो, ई बुक सब बना चुका हूँ सर। इस पे इसमें भी शामिल किया है मेरे द्वारा। और जो मैं पेपर बैग बुक बनाऊंगा तो इसमें तमाम डिजिटल ई बुक का समावेश करूंगा मैं उसमें। जैसे कि जो मैंने बनाई है तो उसमें तमाम पिछली डिजिटल ई बुक का समावेश मैंने किया। तकरीबन 55 अध्यायों को शामिल किया 2 भागों में जो डिजिटल ई बुक है। अब ये यहाँ सर ये दूसरी डिजिटल ई बुक चालू हो चुकी है हमारी। इनको मैं नेक्स्ट गाइड में शामिल करूंगा, जो पेपर बैग बुक है जो छप कर आने वाली है, वहां पर ये भाग 3 के रूप में आपको प्राप्त होगी। इसमें अध्याय 25 है, मोटर व्हीकल एक्ट 165 क्या है, और ये इस प्रकार से ये प्रस्तावना भी है सर, डिस्क्लेमर भी है, और इन्हीं अध्यायों के बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है जो मैंने आपको अभी बता दी है। जो जानकारी में मैंने आपको सर पूरी डिटेल आपको बता दी है, ये सब कुछ जानकारी जो मैंने आपको वीडियो में दी है डिजिटल ई बुक के अंदर मौजूद है। और इस डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो उस पर क्लिक करके भुगतान करके आप इसको खरीद सकते हैं। डिस्क्लेमर भी है सर, एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ, किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा जरूर करें, उसके बाद ही आप अगली कार्रवाई करें, क्योंकि हर मामले के प्रकरण और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।